नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत और मलेशिया के बीच रक्षा और सुरक्षा, सेमीकंडक्टर तथा व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए हुए अहम समझौते। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत मलेशिया एकजुट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर। बचे कुचे माओवादियों से गृह मंत्री की लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में आने की अपील। नौ व्यापार समझौतों में से किसी में भी राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आज का भारत मजबूती आत्मविश्वास के साथ व्यापार समझौतों पर कर रहा बातचीत। अमेरिका के साथ समझौते में किसानों के लिए होंगे पर्याप्त सुरक्षा उपाय। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का 1 साल पूरा। राष्ट्रीय राजधानी को मिला विभिन्न परियोजनाओं का उपहार। 500 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाई गई हरी झंडी। आईसीसी T20 विश्व कप में नेपाल और इंग्लैंड का मुकाबला रोमांचक दौर में। आज शाम श्रीलंका और आयरलैंड होंगे आमने सामने। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया यात्रा के दौरान वैश्विक शांति और स्थिरता को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही मलेशिया की आसियान और इंडो पैसिफिक में भूमिका को सहयोग करने की भी बात प्रधानमंत्री ने कही। दोनों ही देशों में ये भी दिखाया गया है कि वे क्षेत्रीय और समग्र रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा और आत्मीय बताया। पुत्रजा स्थित परदाना पुत्र भवन में उनका औपचारिक स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर और द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के बढ़ते सहयोग, साझा संस्कृति, सभ्यता की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड अस्वीकार्य होने चाहिए, जबकि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता में भारतीय भूमिका की सराहना की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। India is growing by leaps and bounds. Is one spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia in the ASEAN context would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India. भारत मलेशिया के बीच 16 आउटकम डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में दोनों देशों की संस्थाओं के बीच सहयोग, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और मलेशिया में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत प्रमुख हैं। भारत जल्द ही मलेशिया में एक नया कॉन्सुलेट खोलेगा, जिससे पर्यटन और प्रवासियों को बढ़ावा मिलेगा। कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऑडियो वीडियो संयुक्त निर्माण को लेकर भी एक समझौता सामने आया है। भारत और मलेशिया को
तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने और प्रगाढ़ बनाने और मजबूत करने पर जोर दिया। आसियान क्षेत्र और इंडो पैसिफिक की समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को लेकर भी दोनों देशों ने सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पुत्रजय से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने मलेशिया दौरे का वीडियो साझा करते हुए लिखा है, पिछले साल मैं आसियान समिट के लिए मलेशिया नहीं जा सका था, लेकिन मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द मलेशिया आऊंगा। और अब 2026 की मेरी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मलेशिया में हुई। ये यात्रा हमारे देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, मलेशिया सरकार और उसके लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज। India's growing by leaps and bounds is one spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia in the ASEAN context would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India. भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मलेशिया के शीर्ष बिजनेस लीडर्स ने मुलाकात की। फिसन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के संस्थापक सीईओ पुआ खेन सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को यादगार अनुभव बताया। बर्जिया कॉरपोरेशन के संस्थापक और सलाहकार विंसेंट टैन ची योयो ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने पीएम के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की। खजाना नेशनल के प्रबंध निदेशक फैसल जाहिर ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने पीएम से भेंट पर बेहद खुशी व्यक्त की। पेट्रोनास के सीईओ टेंगकू मोहम्मद तौफीक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम से मुलाकात को बेहद अहम पल बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में INA के सिपाहियों से भी मुलाकात की। इंडियन नेशनल आर्मी का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अहम योगदान है। इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। It was an extremely wonderful and pleasurable blessing that I had. The Prime Minister was looking so young, and he could recollect the past of Netaji Subhash Chandra Bose, with whom I had the pleasure of meeting, and I was even garlanded by him. And we were talking about the progress of India since the early days, and I quite humbly congratulated the Prime Minister for being firm and developing India in many areas, caring for the villages of India, building toilets, taking care, providing for their health, and again then of course being strong, how strongly he is concentrating on the economic development of India and how it is progressing. इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन होगा। यह समिट 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें 100 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मंत्री और 40 से अधिक वैश्विक CEO भाग लेंगे। इस समिट का उद्देश्य AI को मशीनों की सीमाओं से बाहर निकालकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, धरती को सुरक्षित रखने और विकास को हर वर्ग तक पहुंचाने का माध्यम बनाना है। और इसी सोच को स्पष्ट दिशा देने के लिए समिट को 3 मूलभूत सूत्रों पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर आधारित किया गया है। इन्हीं सिद्धांतों को जमीन पर उतारने के लिए समिट की संरचना 7 चक्रों के माध्यम से की गई है, जो नीति, नवाचार और वास्तविक अनुप्रयोगों को जोड़ते हुए AI के प्रभाव को ठोस और मापनीय परिणामों में बदलते हैं। और ये बहुभाषी, सुलभ, इसके अलावा संसाधन, देखिए ये जो 7 चक्र हैं, मानव पूंजी में क्या कुछ है, कौशल, रोजगार और कार्यबल पर इस पर जोर दिया जाएगा। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन बहुत ज़रूरी है, जो भाषाई और क्षेत्रीय और सामाजिक विविधताओं के अनुरूप है। AI तकनीक का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसको भी खास तौर पर फोकस में रखा गया है। इसके अलावा भी पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय AI हो, इसको भी यहाँ पर रखा गया है। ये 7 चक्र बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरह से नवाचार के साथ सार्वजनिक विश्वास भी कायम रहे, इस पर फोकस किया जाएगा और इसी के लिए आगे की रूपरेखा रखी गई है। दृढ़ता, नवाचार और दक्षता, ऊर्जा, कुशल और आत्मनिर्भर AI प्रणाली विकसित हो, जिसके लिए संकल्पित नजर आ रहे हैं। भविष्य की चुनौतियों के प्रति देश को सक्षम बनाएं, इस पर भी खास तौर पर फोकस किया गया। स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान तेज हो, ये विज्ञान को लेकर ये बातें हैं। और इसके अलावा भी अलग अलग हम देख रहे हैं, जो तमाम अलग अलग क्षेत्र हैं, उन पर किस तरह से इस पर नजर रखी जाएगी। वैज्ञानिक समाधानों को भी साफ तौर पर देखा जाएगा। डेटा, कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटिंग तक भी सभी की पहुंच सुनिश्चित हो, इसको लेकर भी AI आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और स्टार्टअप्स में AI का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उस पर आगे की भी रूपरेखा रखी जाएगी कि किस तरह से की पॉइंट जो है वो आगे की ओर आते हुए नजर आए। बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा समिट होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और लगातार इस पर हम देख रहे हैं कि जो नए नीतिगत निर्णय हैं वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। और 16 से 20 फरवरी तक जब ये होगा तो इस पर लगातार सबकी नजर रहेगी, क्योंकि विश्व गुरु बनने की जो कड़ी भारत की है, उसमें AI को लेकर भारत तेजी से विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ता हुआ नजर आएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे पर एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा वाली सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों के राज में छत्तीसगढ़ में माओवाद को पराश्रय दिया गया, लेकिन भाजपा राज में अब नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। 25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ बना तो माओवाद से ग्रसित राज्य माना जाता था। 25 साल में से करीब करीब 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 7 साल कांग्रेस की सरकार रही और 25 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो बीमारू राज्य विकसित राज्य बनने के कगार पर है और माओवाद का नामो निशान समाप्त होने के कगार पर। और डॉक्टर रमन सिंह ने ये 15 सालों में विकास के हर आयाम में छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम किया। माओवादी विचारधारा से वो भी लड़े, संघर्ष किया नक्सलिज्म के सामने, जितना हो सकता था उसका कंट्रोल भी किया। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को विकास से वंचित रखा गया, स्कूल नहीं खोले, सीएससी और पीएससी बंद कर दिए गए और यहां के युवाओं के हाथ में हथियार थमा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में आने की अपील भी की है। हजारों आदिवासी बच्चे मारे गए, जीवन बर्बाद हो गया और ये प्रचार कर रहे हैं कि गोली चला रहे। मैं आज भी इस कार्यक्रम से स्पष्टता करना चाहता हूं कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती। सभी माओवादी हथियार डाल दे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर हम उनका स्वागत करेंगे। और जो बच्चियां हाथ में बंदूक लेकर खड़ी है उनको तो मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप तो जरूर सरेंडर कर जाइए। आपके लिए आगे बहुत अच्छा जीवन आपकी राह देखकर खड़ा है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर जब आप हाथ में बंदूक लेकर किसी को मारते हो तो इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी शासन की है, छत्तीसगढ़ शासन की भी है और भारत सरकार की भी। समझौते के तहत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका से कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी की खरीद भारत के लिए फायदेमंद है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना और देशों को तरजीह पहुंच देना है। Buying of crude oil or LNG, LPG from the US is in India's own strategic interests as we diversify our oil sources. But the decisions are taken by the buyers, by the companies themselves. So the trade deal doesn't discuss who will buy what and from where. The trade deal ensures that the pathway to trade is smooth, ensures preferential access. Trade FTAs are all about preferential access to your competition. So today when we've got an 18% reciprocal tariff, we have a preference over other developing nations who are usually our competition. And that's why the free trade deal becomes very attractive.
भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। आज से विभिन्न विभागों के विकास कार्यों और परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की शुरुआत हो चुकी है। आज रामलीला मैदान में 500 इलेक्ट्रिक का बसों को दिल्ली की जनता के लिए समर्पित किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने ईवी बसों को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली पानीपत बस सेवा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 20 फरवरी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां रोजाना सरकार की कई योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। 21 फरवरी को दिल्ली सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करेगी और 22 फरवरी से फिर से जनता के बीच जाकर उन्हें सीधे अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में मेट्रो के विस्तार का काम जारी है। जनता को 500 ई बसें समर्पित की जाएंगी। सीएम ने कहा कि 2028 तक 14,000 ई बसें सड़कों पर उतरेंगी और जल्द ही ईवी पॉलिसी लाने की घोषणा की जाएगी। इस साल हमने अपने बजट में 5,000 करोड़ की राशि दिल्ली मेट्रो को दी है, ताकि उनका काम और स्पीड में चले और दिल्ली को एक बेहतर साधन ट्रांसपोर्ट का मिल सके। दिल्ली पहला राज्य बना है जो आदरणीय अमित शाह जी के सहकार भारती सहकार टैक्सी को अनुबंध साइन करने के बाद सबसे पहले दिल्ली ने सहकार टैक्सी के साथ अनुबंध किया है। हम लोग ई रिक्शा पे भी नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं ताकि ई रिक्शा को रेगुलराइज किया जा सके और उनको बेहतर सुविधा के नाते इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली सरकार एक बेहतरीन ईवी पॉलिसी लेके आएगी, जिसमें दिल्ली को बेहतर एनवायरमेंट फ्रेंडली और क्लीन फ्यूल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के साधन मिल पाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी को बनाते समय सभी को विश्वास में लिया जाना चाहिए ताकि मतभेद पैदा ना हो। भागवत ने आरएसएस के शताब्दी समारोह के मौके पर आयोजित मुंबई में संघ की 100 साल की यात्रा नए क्षितिज कार्यक्रम में ये बात कही। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो अच्छा है। अपना देश वास्तव में एकतंत्रवादी नहीं है, तो हमारा विविधता को कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है एक देश के लोगों का एक तंत्र, तो अच्छी बात है। एकता और मजबूत होती है। एकता को कोई खतरा होने की संभावना कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है। और इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तब आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। लाना इस तरह से है। और टी20 क्रिकेट विश्व कप ग्रुप दौर के 5वें मुकाबले में इंग्लैंड ने नेपाल को हरा दिया। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल के सामने जीत के लिए 185 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करते हुए नेपाल की टीम पूरे 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 180 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। और वहीं आज ग्रुप दौर के एक अन्य मैच में श्रीलंका और आयरलैंड की टीम आमने सामने होगी। ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। आयरलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।